टीजीटी पीजीटी 2022 में कला विषय से परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। हम यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का जो क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज है उसको कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलता है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक में आते हैं बाड्रिक साहब। बाड्रिक साहब का पूरा नाम है एलन हॉटन बाड्रिक। एलन हॉटन बाड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक को 1958 में प्रकाशित किया था। बाड्रिक का पूरा नाम है एलन हॉटन बाड्रिक। ठीक, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ था। तो चाक के आविष्कार के बारे में अगर हम लोग देखें तो चाक का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में देखा जा सकता है। नवपाषाण काल की बात करें तो वर्तमान से लगभग 4000 वर्ष पूर्व की बात, वर्तमान से लगभग 4000 वर्ष पूर्व में हम देखते हैं वो नवपाषाण काल होता है, और नवपाषाण काल में ही चाक का आविष्कार होता है। चाक मतलब एक गोला होता है, एक वृत्त होता है जिसमें कुम्हार अपने बर्तन बनाते हैं। चाक के साथ साथ इस नवपाषाण काल में अग्नि की खोज हो गई थी, लोग कृषक जीवन व्यतीत करने लगे थे, और साथ ही साथ उन्होंने घर बनाने भी सीख लिए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, तराशे गए चमकीले हथियार के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न का मतलब है कि किस काल में प्रयोग किए जाते थे। तो तराशे गए चमकीले हथियार या औजारों का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। यहाँ पे देखिए लिखा है, तराशे गए पत्थरों या औजारों का उपयोग कहाँ किया जाता था, नवपाषाण काल में किया जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तराशे गए पत्थरों का खोज जो है नवपाषाण काल में हुआ था। लिखा भी है, पालिश किए गए पत्थर औजार तराशे गए चमकीले पत्थर नवपाषाण काल या नियोलिथिक युग में प्रयोग किए जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारत में मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है। तो 6000 बीसी तक भारत में मध्यकाल माना जाता है। 6000 बीसी तक की बात करते हैं तो 6000 बीसी तक में मध्यकाल माना जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है, मध्य पाषाण काल जो है वो मनुष्य के विकास का अध्याय है। जब पूरा पाषाण काल का मतलब ये आखिरी दौर था पूरा पाषाण काल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि चित्रित शैलाश्रय लख उड़ियार की बात करें तो लख उड़ियार कहाँ पे है। लख उड़ियार के साथ साथ कई और क्षेत्र हैं जो कि आपको मिलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको कई अन्य क्षेत्र भी मिलते हैं जिनमें लख उड़ियार जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलता है। हाँ, तो ये है लख उड़ियार कहाँ पे है, उत्तराखंड में पाया जाता है। चित्रित शैलाश्रय लख उड़ियार उत्तराखंड में स्थित है। लख उड़ियार गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है, जो कि सुयाल नदी के तट पर बिरछीना गांव में स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय काले लाल और सफेद रंग का प्रयोग किया जाता था और चित्रों को उंगलियों से बनाया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, भारतीय कला का मूल स्रोत क्या है। जहाँ पे भी कहा जाए भारतीय कला का मूल स्रोत क्या है तो वहाँ पे हम लोग धर्म को लगाएंगे, और जबकि अगर पूछा जाए कि भारतीय कला का मूल विषय पूर्व पाषाण काल में भारतीय कला का मूल विषय क्या था तो हम लोग बताएंगे आखेट। ठीक,
विषय में बताएंगे हम लोग आखिर पूर्व पाषाण काल में। जबकि अगर पूछा जाए कि प्रेरणा का स्रोत क्या है, तो वो धर्म रहा है, चाहे पूर्व काल में चाहे वर्तमान काल में। चाहे जब की बात की जाए तो धर्म एक ऐसा विषय है जब जहाँ से चित्रकला का स्रोत मिलता है। चित्रकला या स्थापत्य कला, कहीं के भी कोई भी कला हो तो वहां पे। अगला प्रश्न है 7वां, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अगर हम बात करें भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चट्टान चित्रकारी से ही हम लोग देखते हैं कि चित्रकला का उद्भव हुआ है। चाहे हम लोग बात करें भीमबेटका की, चाहे होशंगाबाद या मिर्जापुर, कहीं की भी बात करें तो सब जगहों पे हम लोग देखते हैं वो पत्थर पे ही, गुफाओं पे ही चित्रकारी की जाती थी। देखिए लिखा भी है व्याख्या में, भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से हुआ है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद, भीमबेटका भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इन चित्रों में शिकार करते मानव समूहों, स्त्री तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके किसके चित्र मिले हैं, तो कभी पशु दे देगा, पक्षी दे देगा, मानव दे देगा। तो इन सभी के चित्र मिलते हैं, पशु पक्षी मानव शिकार करते हुए तमाम चित्र मिलते हैं। भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मध्य भारत की कैमूर श्रृंखला, विंध्य पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर मिलते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम बात करें मिर्जापुर, बांदा इत्यादि क्षेत्रों में मिलते हैं, और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में ये आपको मिल जाते हैं। अब बात की जाए उत्तरकाशी की हुडली गुफा। उत्तरकाशी की हुडली गुफा हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही है, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था, ये दूसरी गुफा है हुडली गुफा। ठीक, हुडली गुफा भी आपको उत्तराखंड उत्तरकाशी में मिल जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि उत्तरकाशी के हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हमने अभी बात किया था कि प्रागैतिहासिक काल में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर हम लोग देखा था कि सफेद, लाल रंग का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्तरकाशी में जो है वो नीले रंग का प्रयोग किया गया था, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। उत्तरकाशी के हुडली गुफा से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन नमूने शैल चित्र के रूप में लाखू डियार अभी हम लोगों ने देखा था, और दूसरी है ग्वारेख्या, किन्नी गांव, लुएथाम, हुडली, पेटसाल, पलसीमा इत्यादि गुफाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या रही? हम लोग अगर विशेषताओं पे बात करें तो ये पूछ रहा है कि ये जो चित्र बन रहे थे प्रागैतिहासिक काल में, वो क्यों बन रहे थे, उनको बनाने का कारण क्या था? तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीन काल में जो भी प्रागैतिहासिक काल में या प्राचीन काल में जो भी चित्र बन रहे थे, उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये आत्मसंतुष्टि और भावुक अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने के लिए बन रहे थे। बात तो सही है। अपनी सरल, ये तब हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसीलिए बनाया था, तभी तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त कर रहे थे। बिल्कुल बात सही। जब इंसान खुश होता है तभी चित्रकारी करता है। कभी किसी ने देखा है कि रोते हुए चित्रकारी कर रहा हो? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना। बात तो सही है। अभी हम लोगों ने बात किया था धर्म की बात, धर्म के आधार पर चित्रकारी की जाती थी। तो हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। तो व्याख्या में बता रहा है प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्श, छतों इत्यादि पे बनाए जाते थे। ज्यामितीय आकार का प्रयोग जो है
ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति के विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वास को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय प्रयोग की अगर हम बात करें तो किसी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से बना रहता है ज्यामितीय आकृति, और इसी में अपना गोल मटोल बनाए रखते हैं जादू टोना को व्यक्त करने के लिए। अगला है चित्र प्रायः लाल लाल और लाल मतलब कि लाल रंग या फिर इसे कह सकते हैं गेरुआ रंग, काले रंग और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि ये सभी प्राकृतिक रंग थे और ये सभी प्राकृतिक रंग थे और ये खड़िया में प्रयोग किया जाता था, और इनको रंगों में इस्तेमाल करने के लिए पशुओं की चर्बियों को भी इसमें मिलाया जाता था, और जब ये किसी बर्तन में रखे जाते थे वो किसी भी पशु के ये जो कुल्हे होते हैं वो कटोरे के रूप में प्रयोग किए जाते थे। आगे हम बात करें तो आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग किया गया है। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, खटकोण या आयताकार भी शामिल है। तुलिका मतलब कि जो ब्रश होता है, तुलिका जो है वो, तुलिका का मतलब ब्रश है, वो किसी रेशेदार लकड़ी जैसे कि बांस हो गया, बांस इत्यादि को कूट कर बनाया जाता था। जैसे ये बांस है तो बांस को कूट देंगे तो इसके रेशे निकल आएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और पशुओं के पुट्ठे जो है उनकी हड्डी हड्डी को प्याली के रूप में प्रयोग किया जाता था, उसी में रंग अपना घोलते थे। आगे बात किया जाए तो आत्मसंतुष्टि और अपने भावों को अभिव्यक्ति तथा दूसरों तक उसको पहुंचाने के लिए, अपनी सरल और प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करने के लिए तथा अपनी आस्था और विश्वास की कहानी को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो अगर हम बात करें मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ जो है वो नवपाषाण काल में हुआ। हमने पहले देखा है कि चाक का आविष्कार हुआ, चाक के साथ साथ आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार, ये आग मैंने लिख दिया गलती से, आग का आविष्कार हुआ। आग के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग पशुचारण करने लगे, पशुपालन करने लगे, स्थायी घर बनने लगे, स्थायी आवास होने लगा। जब स्थायी आवास होगा तो यहाँ पे क्या नाम है कि घर बनाने जरूरी हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या आगे देखते हैं। नवपाषाण काल की बात करें, नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण काल में बात करें तो इस समय मानव खाद्य संग्राहक न होकर के खाद्य उत्पादक हो गया था। खाद्य उत्पादक का मतलब यह है खेती करने लगा था। खेती करेगा तो 2, 4, 6 महीने 10 महीने कहीं भी रहेगा, जब रहेगा तो वहां पे घर बनाएगा। ठीक है, तो ये घर का आविष्कार यहीं से समझ में आता है। कृषि का आविष्कार कर लिया गया जिससे मानव ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ और स्थायी घर बनाकर रहने लगा। पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हमने बताया। पत्थर के औजारों में पालिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। अगला है पुरापाषाण काल का। मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, लेकिन नवपाषाण काल की बात की जाए, नवपाषाण काल में जो मानव था वो खाद्य संग्राहक न होकर के खाद्य उत्पादक बन चुका था। अब आगे बात किया जाए तो पुरापाषाण काल में का मानव पशुपालन हुआ। कृषि ज्ञान का अभाव था, लेकिन नवपाषाण काल में ये लोग कृषि करना जान गए थे। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो पाषाण काल ही, मध्य पाषाण काल ही माना जाता है पशुपालन। अगली अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था? हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या हो सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो मुख्य विषय है वो कहीं भी पूछे तो हम लोग सीधे आखेट को ही लगाएंगे। आखेट का मतलब है शिकार करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें प्राकृतिक दृश्य, शिकार, हाँ शिकार दृश्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मानव में सर्वप्रथम चित्रों की खोज ये 1868 में हुआ। ये देख लीजिएगा किसने किया था? कार्लाइल ने इसकी खोज की थी, या आर्चिबाल्ड कार्लाइल, कुछ भी कह सकते हैं, कार्लाइल या आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्कॉटलैंड में किया गया था। ये कोई नहीं पूछने आ रहा है हम लोगों से।
ये भी कोई नहीं पूछेगा कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। डेनियल विल्सन इनका नाम था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। आगे देखते हैं, सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण विश्व में 1879 ईस्वी में स्पेन में अल्तामीरा की गुफा मिलता है। इंपॉर्टेंट है, अल्तामीरा गुफाएं कहाँ है पूछा जा सकता है, तो वो हम लोग बताएंगे स्पेन में है। स्पेन में अल्तामीरा की गुफाएं हैं। आगे देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण जो है वो मिर्जापुर से प्राप्त होता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय वस्तु जो है पशु आखेट, उल्लास और विजय के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंग को मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता था। हमने पहले भी बताया था, खनिज रंगों को मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता था, हालांकि कहीं कहीं खड़िया भी प्रयोग किया जाता था। प्रमुख रंग जो था वो गेरुआ रंग था। प्रागैतिहासिक काल के रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर जो भी प्रयोग किया जाता, हमने इधर देखा था, यहाँ पे पशुओं की चर्बी मिलाया जाता था। प्रागैतिहासिक काल की धरातल गुहा खुरदरी चट्टानों, जो भी चित्रकारी होती थी वो खुरदरी गुफा में उसके शीर्ष पे, सीलिंग पे जिसे कह सकते हैं, सीलिंग या फर्श पे, जो कि आज हम लोग सीलिंग कहते हैं, उस समय सीलिंग नहीं कहा जाता था, तो सीलिंग पे होती थी या फिर फर्श पे भी किया जाता था, दीवारों पे किया जा सकता था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग जिसका आंसर होगा, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को मानव ने प्रागैतिहासिक काल में रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया। तो बहुत कम रेखाओं के माध्यम से अनुभूति की प्रभावशीलता की अभिव्यक्ति की गई। व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावना का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने की समस्त गुण है। रेखाओं में गति शक्ति का संपुंजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के चित्र बना रहा हो। मनुष्य अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों और तुलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखा कृतियों को गुफाओं की चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। मानव ने इस चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा और प्रगति को अंकित किया और बहुत कम रेखाओं में अपनी अनुभूतियों की प्रभावशीलता की अभिव्यक्ति की। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 13 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक कला का केंद्र था। हम लोगों ने देखा था पिछले प्रश्नों में कि प्रागैतिहासिक काल में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो होशंगाबाद तो था ही, मिर्जापुर था ही, आदमगढ़ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों जो क्षेत्र थे, होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, ये तीनों क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के केंद्र रहे हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात की जाए तो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व की बात हम लोग देखते हैं पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल जिसे कहते हैं वो 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व की ग्रंथ में हम लोग देखते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में मिर्जापुर, मानिकपुर मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में 3 क्षेत्र थे। मिर्जापुर में देख लेते हैं तो सोहरो घाट, लिखुनिया, भंडारिया, विजय, घोड़मंडल, कंडाकोट, कोहवर, खोंडहवा। मानिकपुर बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसमें सरहाट, करपरिया, करियाकुंड। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका, रायगढ़। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, और पहाड़गढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत में प्रमुख केंद्र थे बिल्ला सरंगम, वो तमिलनाडु में था। तमिलनाडु में बिल्ला सरंगम है। वेल्लारी जो है वो कर्नाटक में है, जबकि वायनाड एडगल आपका केरल में मिल जाएगा। केरल में वायनाड एडगल, और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपका मिल जाएगा वेल्लारी, वायनाड एडगल, और यहाँ पे हो जाएगा बिल्ला सरंगम। ये 3 प्रमुख क्षेत्र थे दक्षिण भारत में। आगे अगर हम बात करें तो झारखंड में जो प्रमुख क्षेत्र था वो था आपका चक्रधरपुर। इसका
प्रमुख क्षेत्र था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुफा भित्ति पर किए गए थे। तो हम लोगों ने बार बार देखा। तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्श, छतों या भित्तियों पर बनाए जाते थे। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ गुफाओं की छतों या व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 एसेंशियल रीजनिंग का है, कथन और अभिकरण और कारक का। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन किया गया है। ये बात एकदम सही है, 100% सही है। अगली बात यह है कि क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था, बिल्कुल सही, शिकार पर आश्रित था, इसीलिए उन्होंने जंगली जानवरों के दृश्य को बनाया है। तो पहला कह रहा है कि ए गलत है तो बिल्कुल गलत है, ए गलत है बिल्कुल गलत है, ए सही है तो बात सही है, आर सही है तो बात सही। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सर्वाधिक आखेट या शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। आदि मानव ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया। यह पशु उनके अपने आखेट में देखे थे तथा उनमें इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। अगर आगे बात करें तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। इसलिए जो हम लोग देखा था ए और आर दोनों बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 16 में हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 भी एसर्शन और रीजनिंग का है, कथन और अभिकरण और कारक का ही है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजना का माध्यम था। बिल्कुल सही, क्योंकि पत्थर सबसे पहले पत्थर की खोज की गई थी, उसके बाद धातुओं की खोज की गई थी बाद में। आगे बात करते हैं तो क्योंकि कारण कह रहा है क्योंकि भावों के व्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। बिल्कुल बात सही है, इससे ज्यादा टिकाऊ उसमें कुछ था नहीं और व्यंजना के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर उपलब्ध थे। तो ए और आर दोनों सही है। तो ए क्या कह रहा है, ए गलत है, बिल्कुल गलत है, ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजना का माध्यम रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के व्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, टिकाऊ था, और इसलिए हम लोग देखते हैं ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या कला ही अकेले महत्वपूर्ण है? कला तो महत्वपूर्ण है ही। साहित्य महत्वपूर्ण है? बिल्कुल साहित्य महत्वपूर्ण है। कलाकार महत्वपूर्ण है या ऑप्शन नंबर डी कला साहित्य महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल बात सही है, कला और कला साहित्य दोनों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो स्टुअर्ट पिगट साहब हैं। स्टुअर्ट पिगट साहब जो है वो प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के पिंगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में निकली। इस विषय की प्रामाणिकता सामग्री पर भरपूर है। ठीक, प्रश्न संख्या 19 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पेट्रोग्लिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से कौन था। प्रश्न कह रहा है पेट्रोग्लिक कह रहा है पेट्रोग्लिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से क्या है। तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र को ही क्या कहते हैं, पेट्रोग्लिक क्या है, ये गुफाओं में उकेरे गए चित्र है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है पूर्व पाषाण काल युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। पूर्व पाषाण काल में लोगों ने मिश्र धातु की खोज की ली थी। यह बात कहाँ से सही हो सकता है, जबकि पूर्व पाषाण काल में ही पत्थरों की खोज की गई थी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए गलत है। तो आगे देखते हैं ए के साथ आर के बारे में देख लेते हैं।
आज ये कह रहा है ए गलत है तो ए में गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ये भी हो सकता है। ए और आर दोनों सही है तो नहीं हो सकता, ए सही है तो ये नहीं हो सकता। अब ए और बी में देखते हैं आर किसमें सही है। कह रहा है उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या फिर मूल स्थिति की तुलना में कुछ अधिक। बिल्कुल बिल्कुल आर एकदम सही है, तो ए और आर दोनों सही है। इसमें कह रहा है ए सही नहीं है, तो ए गलत है और आर सही है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है और आर सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि रीजनिंग का ये भी है। इसमें कह रहा है पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आगे देख लेते हैं। ये बात एकदम सही है कि पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बात एकदम सही है। रीजनिंग में देख लेते हैं, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारण कारक धर्म था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, हम लोगों ने देखा इससे पहले। प्रश्न संख्या 22 में चलने से पहले 21 की व्याख्या देख लेते हैं। 21 कह रहा है कि भारतीय कला धर्म प्रधान होने के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही धर्म या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित रही, परंतु बीच में कुछ समय धर्म का स्थान राजदरबारियों ने ले लिया और अपने समय में हो रही युद्ध और पारिवारिक परिवेश तथा दरबारी लोग ही इसके विषय वस्तु बन चुके थे। लेकिन समय चक्र के अनुसार धर्म को आधार मानकर सभी राजवंशों ने मंदिरों, गुफाओं एवं पौराणिक ग्रंथों का निर्माण करवाया तथा उनमें महत्वपूर्ण मूर्तियों और चित्रों का भी निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 22 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ये है कि अमूर्त के साथ रेखा चित्र प्रदर्शन, वर्णनात्मक तथा धर्मनिरपेक्ष। ऐसा नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, रेखा चित्रीय प्रदर्शन भी नहीं था, अमूर्त नहीं था, बल्कि वर्णनात्मक था। प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 23 में कहा गया है आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पशु भी था, मानव भी था, पक्षी भी था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी पशु, मानव, पक्षी तीनों प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या था। तो हम लोगों ने देखा था अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग जो है वो गेरुआ रंग था। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे। तो दृश्य चित्रण नहीं था, व्यक्ति चित्रण नहीं था, पशुओं का शिकार, बिल्कुल आखेट या पशुओं का शिकार उस समय प्रमुख विषय था। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में कहा गया है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट ही रही है, जिनमें उन्होंने सांभर हाथी, सांभर, बारहसिंगा, महिष, गेंडा, हाथी, खरगोश, सुअर इत्यादि के चित्र अंकित किए हैं। इसके अतिरिक्त घुड़सवार पशुओं को चराते हुए पुष्प पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है। कृषि जीवन और दैनिक क्रियाकलापों का अंकन और जादू के प्रागैतिहासिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन पद्धति का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आगे कहा गया है कि पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ है, बल्कि पशु पक्षी में कहीं कहीं काले व लाल रंग में छापा गया है, प्रकाश दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू
रामरज, काजल, खड़िया जैसे रंगों का सहज सहज प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ? जब चाक का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, घरों का आविष्कार हुआ, तभी मतलब 9 पाषाण काल में ही इसका आविष्कार हुआ मिट्टी के बर्तनों का। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 28 कह रहा है प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से किससे प्रेरित थी? बिल्कुल प्राचीन भारतीय कला जो है वो धर्म से प्रेरित थी। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके थे? तो पशुओं के चित्र तो थे ही, आखेट के चित्र थे, आखेट के चित्र सबसे ज्यादा थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्रण जो है वो आखेट के चित्रों का किया गया है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज आर्चबिल्ड कार्लाइल और जॉन कार्कबर्न ने किया। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मढ़ारिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र मलडारिया से मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र घोड़ा मंगर में मिलता है। बारहसिंघा के आग का आखेट का चित्र लखुनिया से मिलता है और स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनियावेरी से मिलता है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित करिए। तो हम देखते हैं कि ए के कुमार स्वामी की अगर हम बात करें तो ए के कुमार स्वामी की जो रचना है उसका नाम है ए के कुमार स्वामी की जो रचना है उसका नाम है डांस ऑफ शिवा। जो चित्र है उनका, जो रचना है उनकी ये है डांस ऑफ शिवा। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। बात करते हैं मनोहर कौल की। तो मनोहर कौल साहब की जो रचना है वो ट्रेंड्स इन इंडिया पेंटिंग मतलब दूसरे का ए सही हो जाएगा। अगर आगे बात करें एच बॉड्रिक साहब की पुस्तक जो है वो कौन सी है? एच बॉड्रिक साहब की जो पुस्तक है वो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। पहला क्वेश्चन यही था, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी रचना है? तो ये है बॉड्रिक साहब की, एच बॉड्रिक साहब की। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी तीसरा सही होगा। मतलब कि डी एच गार्डन की रचना कौन सी है? इंडिया पेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? नीचे ही है। 31 कह रहा है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो भारत में पुरातत्व के जनक जो है वो कनिंघम साहब को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो ब्रिटिश सेना में थे। कनिंघम बंगाल के इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे और बाद में भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी, कोई नहीं पूछेगा, जी कहते हैं। चलिए आगे, प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक का नाम स्टुअर्ट पिगाट है। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगार्ड ही प्री हिस्टोरिक इंडिया की पुस्तक के लेखक है। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है? भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो भारतीय प्रतीक जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक ये सूर्य से ही विकसित हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जा रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चित्र को अंकित किया जाता है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ है अच्छा या मंगल होना। अब आज का 34वां प्रश्न, 34वां और 35वां दो ही प्रश्न बचे हैं। 34 प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयोग हुआ? तो बिल्कुल गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। भारतीय चित्रों में गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र प्रायः लाल मतलब गेरुआ और हिरैजी
या काले या सफ़ेद खड़िया रंग बनते थे और इनमें बहुत सी चर्बी मिलाई जाती थी। बात सही है। प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुदी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्श, छतों भित्तियों पर बनाए जाते थे। अनेक चित्र प्रस्तक शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। आगे प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला में प्रमुख विषयों में हम लोग देखते हैं पशुओं के चित्र बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशुओं के चित्र सबसे अधिक बनाए गए हैं। आदि मनुष्य के चित्रों के प्रमुख विषय आखेट था। उनमें बारहसिंगा, महीष, हाथी, घोड़ा, सुअर, भालू,